राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। पुलिस की थ्योरी, पुलिस का प्रचार इन 4 कारणों से ध्वस्तीभूत हो जाता है। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए, राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की, राज्य सरकार ने पुलिस के अधिकारियों को निलंबित किया, हटाया, और राज्य सरकार ने पुलिस के अधिकारी और जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसका मतलब पुलिस ने एनकाउंटर नहीं हत्या की है, यह सिद्ध हो गया। लेकिन क्यों मारा एक नौजवान को, ये प्रश्न अभी जीवित थे। मेहमानों से परिचय करा दें। रत्नेश मिश्रा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रत्नेश जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राज जी का स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, सौरभ जी का स्वागत है। तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, तनुज जी का स्वागत है। सभाजीत राय अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व पुलिस अधिकारी। तनुज दीक्षित, आपसे बात शुरू करूंगा। जिस नौजवान के खिलाफ कोई आपराधिक मामला कहीं दर्ज नहीं, जिसने लाइव स्ट्रीमिंग करके पुलिस दवाई बता दिया कि भाई मैं अपनी पिस्तौल नीचे रख दे रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, फिर उसको मारा गया, और इस ढंग से मारा गया कि बाद में स्टिंग ऑपरेशंस जो पुलिस के साथ हुए उनमें बात आई है कि जीप मरने के बाद भी जीप में डाल के ले गए, वहाँ भी गोली मारी, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गोली मारी गई। एनकाउंटर एक दूसरी चीज है बिल्कुल, कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। यहां तो कोई मुठभेड़ जैसी कोई बात ही नहीं हुई, एक तरफा हत्या हो गई। तनुज जी, देखिए, आत्मरक्षा की जब कभी भी बात आती है, जी जब कभी भी आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की बात होती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए सामने वाले का हमला करना आवश्यक होता है, उसके लिए विरोधाभास दिखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के आत्मसमर्पण के बाद अगर किसी की हत्या, मतलब किसी को मारते हैं, पुलिस के द्वारा ऐसा कृत्य होता है, तो उसे कस्टोडियल किलिंग कहते हैं। उसको किसी भी तरीके से एनकाउंटर का नाम नहीं दिया जा सकता। सेल्फ डिफेंस को परिभाषित भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 से लगा करके 44 के बीच में कहा है, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला भी दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट में कहा है कि किसी भी रूप में अगर पुलिस इस तरीके का फर्जी एनकाउंटर करती है तो वो हत्या के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो कोई भी कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, वो उसको पूरी तरीके से पुलिस कानूनी प्रक्रिया निभाने के लिए उसका दायित्व है, और आर्टिकल 21 उसके लिए लायबल भी है। और पुलिस कभी भी न्यायालय की भूमिका नहीं निभा सकती। आज जो पुलिस ने भूमिका निभाई है वो न्यायालय की भूमिका दिखाई देती है, ना कि वो भूमिका पुलिस की। जी सौरभ दुबे, कुछ आरोप लग रहे हैं कि जात देखकर हत्या की गई। इससे शर्मनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि जात देखकर हत्या कर दी जाए। सौरभ दुबे, आप जी, ये कड़वी सच्चाई है, इसको कोई स्वीकार करना चाहे या ना करे, लेकिन ये एक कटु सत्य है कि जाति देख करके हत्या की गई है। और जाति देख करके हल्ला जो नहीं मचाया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियों में खलबली नहीं मची है, वो भी जाति के कारण है। देखिए, पहले पुलिस का बयान था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति बाहर कैसे घूमने लगे, और किसी डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित कैसे नहीं था कि वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है।
और अगर डॉक्टर के द्वारा प्रमाणित भी नहीं था तो किस हॉस्पिटल में था ये भी इनको नहीं पता है। बाहर निकला तो उसके पास जो कट्टा या बंदूक आई वो कहां से आई? क्या वो बेचने वाले लोग बिहार सरकार की निगरानी से बच करके वो कट्टा और बंदूक बेच रहे हैं? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कहते हैं कि उसने पुलिस के ऊपर 10 गोलियां चलाई, कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसके अंदर जो है गोली चलाते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा हो। हाँ, वो सरेंडर करते हुए जरूर दिखाई दे रहा है, उसने बंदूक फेंकी है, सरेंडर किया है। और वो प्रश्न क्या करता है? वो कह रहा है मेरे गांव में कभी भी कोई विकास का काम नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई अधिकारी नहीं आया। तो क्या वो अधिकारियों तक कभी कोई बात पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? चौथी बात, जो लगातार प्रश्न है इस इनकाउंटर पे खड़े हो रहे हैं, इनकाउंटर तो ही नहीं है, हत्या है, सरासर हत्या है। आप ये कह रहे हैं कि उसने जो है सामने से गोली मारी, गोली मारने का कोई प्रमाण नहीं है, वो सरेंडर कर रहा है, आप उसको सरेंडर नहीं करने की बजाय आप उसको लगातार जो है वहां पर इनकाउंटर कर रहे हैं। और जवाब क्या देते हैं कि ऊपर से फोन आया था। ये जो ऊपर से फोन आया था ना साहब, इनके ऊपर भी हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। इन पुलिस वालों के साथ साथ ये जो ऊपर से फोन किया गया है, इनके हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। देखिए, मुख्य बात मैं बताता हूं क्या है। मुख्य बात है ये ब्राह्मण जो है फुटबॉल की तरह हो गया है आज की डेट में। ब्राह्मण जो जाति है वो इतनी सबके आंखों में किरकिरी बन चुकी है, निशाने पर है कि उसकी अच्छाई और भलाई के लिए तो छोड़िए, उसको कितना उसका पतन हो सके, कितना नैतिक पतन किया जा सके, तमाम बॉलीवुड की पिक्चरों से लेकर के पुलिस की कार्रवाई से लेकर के वो हर जगह राजनीतिक इस्तेमाल होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड बोलने का समय। देखिए, जिस व्यक्ति पर एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत बिना जांच के कार्रवाई की जा सकती है वह व्यक्ति ब्राह्मण है। जिसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बेखौफ गाली दी जा सकती है वह ब्राह्मण है। भारतीय होकर भी 131 लोकसभा सीटों और 1225 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता अमिताभ जी, वो ब्राह्मण है। जिसके हित के लिए आज तक कोई आयोग नहीं बना वो ब्राह्मण है। जिसके लिए कोई सरकारी योजना नहीं बनी वह ब्राह्मण है। जिसके साथ देश का संविधान भी भेदभाव करता है वो ब्राह्मण है। जिसको सजा देने के लिए एनएससी, एससी और एनसी/एसटी एक्ट का गठन किया गया हो वो ब्राह्मण है। जिसको सजा देने के लिए हर विशेष न्यायालय में एससी/एसटी न्यायालय खोले गए हो वह ब्राह्मण है। जो स्कूल में अन्य वर्गों के मुकाबले 4 गुना फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ाता है वह ब्राह्मण है। जिसके आधे नंबर वाले पाने वाले बच्चे जो आधे नंबर भी पा करके मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में टॉप कर जाते हैं वह भी भुक्तभोगी ब्राह्मण है। और देखिए, नौकरी प्रमोशन हो, घर का ठीक है सौरभ जी आएंगे, ये विषय है ये, लेकिन आज की घटना थोड़ी अलग है, इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। राज शर्मा जी, उस नौजवान की पीड़ा थी कि मेरे गांव में विकास का सूरज कभी आया ही नहीं, कोई विकास का काम नहीं हुआ, अधिकारी आते नहीं हैं, कागजों पे लीपापोती हो जाती है। सार्वजनिक रूप से इतनी बातें सामने हैं कि उसने ये सवाल उठाए। क्या ये सवाल गोली मार देने के लिए जैसी कोई गुस्ताखी थी? लोकतांत्रिक जीवन में ये सवाल करने का हक तो सबको हासिल है। और हम कहते हैं जनता ही मालिक है। मालिक ने पूछ लिया कि मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हुआ तो गोली मार देंगे? राज शर्मा जी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज ऐसा टाइम है, इसमें राजनीति ना भी करनी चाहिए और बिना राजनीति के कोई हल भी नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, पहली बार तो पुलिस आजकल सोच रही, मुझे तो यही समझ आ रहा है ये साला हाफ क्वार्टर पौना एनकाउंटर कौन सा चल पड़ा। और मुझे यही नहीं समझ पा रही कि आजकल गुंडों के जिगर कितने मोटे हो गए कि वो गोली चला रहे। मैं बार बार कह रहा, पुलिस को देखते अच्छा हाथी भी एक बार को कमजोर फील करता है। मैंने तो एक एनकाउंटर देखा है, अनजाने में भाग रहे हैं। और दूसरी बात, पुलिस को एक गलत फहमी रही, वो सोच रही थी कि वो वीडियो बना रहा है, गोली मार देंगे और गोली मारकर मोबाइल छीन लेंगे। उन्हें यही नहीं पता था कि वो फेसबुक लाइव है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री वहां के कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, उसको अस्पताल में अच्छा इलाज दिलाएंगे। अब यहां पे जो सौरभ भाई ने कही कि वो कौन आदमी था कि ऊपर से ऑर्डर आया, और वो कौन आदमी था जिन्होंने मुख्यमंत्री को ये बताया कि उसको पकड़ के हम हॉस्पिटल में एडमिट करना जा रहे हैं। और एक और बात बता दूं, आपने पिछली डिबेट में कहा था सबसे ज्यादा पहले ब्राह्मणों के हो रहे, और आज मैं बताता हूं। अभी सौरभ भाई जो कह रहे थे ना, आज तो मेरे पे बीती है।
वो आदमी बोलने लगा जिसकी मेरे सामने औकात नहीं, औकात नहीं। वो आदमी बोलने लगा, अभी जब सौरभ भाई कह रहे ना हमें ही मारने के कानून बना दो, हमारे बच्चों की तरक्कियां रोक दो। और उस बच्चे का, उसका मैं अभी एक सुन रहा था, उसने मरने से पहले कुछ दिन पहले वीडियो बनाया कि आपका होता रहेगा, मैं रहूं ना रहूं। जब वो कह रहा होगा ना, गोली लगने का दर्द कम होगा, लेकिन जब वो कह रहा था कि मैं रहूं ना रहूं, वो दर्द ज्यादा होगा। और अभी आप एक बात कह रहे थे, दुष्टों का दलन होना चाहिए, मगर जब दुष्टी शरीफ लोगों का दलन करे तो देश किस तरफ जा रहा बताइए आप। आपने मार दिया। अब मैं बताता हूं, मैं गांव से सोच रहा था, मैंने सोचा राज बाबू तू विधायक बुद्धिक नहीं बन पाएगा, छोड़ दे, देख ले ब्लॉक प्रमुख बन जा। मेरे दोस्तों ने राय दी, राज भाई सबसे पहले, मैंने कहा गांव में जमीन ले लूं, का सबसे पहले तुम पे मुकदमे लिखे जाएंगे। ब्राह्मण हो, बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो टीवी में, अमिताभ भाई भी सम्मान दे देते हैं, बचे रहो। ये बात मैंने आज अपनी वाइफ से कही, मैं दिल की बात कहता हूं। एक आदमी मेरी पार्टी का, मेरे सामने उसकी औकात नहीं, जैसे वो, उसने पता क्या बोला, का मैं मंदिर की सेवा करता हूं, आज चोरी नहीं हुई। तो दूसरे ने क्या बोला कि वो ब्राह्मण नहीं था तभी चोरी नहीं हुई, ब्राह्मण होता। मैंने भी कहा, मैंने कहा ये जो तुमसे गला लगना हो ना, मुझे तो तुमसे गले भी नहीं लगना चाहिए, मुकदमा ही हो सकता है ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और मैं हर मुकदमे से लड़ने के लिए तैयार हूं। आज सौरभ भाई, कभी कभी हमारे विचार अलग होते हैं, लेकिन सौरभ भाई अगर अब नहीं जागे तो हम कुत्ते से बुरे हो जाएंगे, हमारे आने वाली संतानें मिट जाएंगी। आज मैं विक्षिप्त होके आया कलेक्टर से ज्ञापन देने के बाद, मेरी चाय, मेरा बिस्किट, मेरी गाड़ी, और मुझे ही बोलोगे तुम। भाई कैसे हिम्मत हो जाती है, ब्राह्मण चोर है। अरे जो चोर है चोर है। तो दद्दा अब इस मुहिम में चलना पड़ेगा, ये पार्टी पुटी छोड़ो, मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं पहले पंडित राज शर्मा हूं, पहले मैं रत्नेश मिश्रा, जान दे दूंगा, मेरी कमी है। रत्नेश मिश्रा जी मैं बता रहा हूं, और दुबे जी, और अद्युक्ता जी, वकील साहब दीक्षित जी, मेरे लिए सबसे बड़ी कमजोरी ब्राह्मण है। और दद्दा आप जानते हो, मैं ब्लंटली टीवी पे बोल देता हूं, मैं वो बात कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी आवाज मेरी बीवी सुने और कहे दोगला पति है। बताओ क्या हो रहा है भाई। अरे यार वो लड़का 28 साल का था, मैं यहां रोना अच्छा नहीं लगा। इतिहास में जैसे योगी जी का दिखाते, मेरा दिखाते, मैं घर में अपनी बीवी से लिपट कर रोया। मेरा बेटा है अभी 26 साल का, मुझे लगा यार मतलब क्या था यार, और उस मां पे क्या बीतेगी। अभी थोड़े दिन बाद सब अपने अपने मस्त हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई भरत को नहीं मूछने वालेगा। और मेरा एक बात कहना है कि मैं जब भी कहता हूं कि मौत की सजा मौत, तो पुलिस वालों का भी हाफ काउंटर करते हैं। अरे भाई गोली घुटने में दरोगा जी के भी मारते हैं, और जिसने मुख्यमंत्री को बताया उसको भी मार दो। बहुत सारे बहुत सारे सवाल हैं राज भाई, अभी रुकने का बहुत सारे सवाल हैं, उन सब के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभाजीत राय साहब जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। राय साहब, ये जो हुआ बिहार में, समझ ही नहीं आ रहा। निशस्त्र व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं, उसको पागल घोषित करके गोली से उड़ा दिया, और फिर उसके मरने के बाद भी उसके प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी गई। राय साहब, ये क्या हो रहा है? एनकाउंटर होता है, हमारी समझ में आती है कि पुलिस के ऊपर बम फेंका, गोली मारी, पुलिस को पत्थर फेंके, कुछ किया, आत्मरक्षा में गोली चली और अपराधी मारा गया, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन निशस्त्र हो, आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, पुलिस पर हमला ना किया हो, फिर भी मार दिया जाए कोई नौजवान। राय साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा इसको, राय साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, खैर अभी कुछ तकनीकी वो समझने में समस्या है, वो क्लियर होती तब फिर आएंगे उनके पास। मैं रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, ऊपर से फोन आया था क्या? ये ऊपर कौन लोग हैं जो फोन कर रहे थे कि इसको मार दो?
एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर उस नौजवान ने कहा कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कोई अधिकारी नहीं आया, कागजों पे लिपापोती हो रही है, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि आप उसको गोली मार देंगे? तो तीसरी बात, अगर पुलिस पर हमला नहीं हुआ तो फिर पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया, गोली क्यों चलाई? पुलिस उसी सूरत में गोली चला सकती है जब उस पर हमला हो, रत्नेश जी। और बिहार में कहा जा रहा है कि जात देखकर गोली मारी गई। रत्नेश मिश्रा, आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है वहां जी। अमिताभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, भरत तिवारी जी की जो मृत्यु की घटना है वो अत्यंत दुखद एवं गंभीर है। किसी भी नागरिक की अगर इस प्रकार से मृत्यु होती है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में चिंता का विषय है। और जहां तक रही हमारी सरकार की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इस घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए, एसआईटी भी गठित की। हमने पुलिस, जो भी उससे संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत संविधान सम्मत कार्रवाई है वो हमने आरंभ कर दी। अब देखिए, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, सवाल पूछने का अधिकार सबको। अगर वो व्यक्ति, वो लड़का अगर वो व्यवस्था से सवाल कर रहा था तो बिल्कुल उसको अधिकार है। अगर व्यवस्था से सवाल करने के कारण उसको गोली मारी गई तो ये बिल्कुल इस तौर पे कहा जाता है कि हत्या है। और हमारी सरकार और हमारी पार्टी ऐसे पुलिस कर्मियों को कभी बख्शेगी नहीं, निसंदेह। हमने तमाम सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं अमिताभ जी, रत्नेश जी एक मिनट रत्नेश जी, लेकिन जीतन राम मांझी को मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे पुलिस वाले सही हैं। जीतन राम मांझी भी आपके गठबंधन में है, उनका लड़का वहां मंत्री है, वो यहाँ मंत्री है। देखिए, अब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बयानों को लेकर अगर हम किसी घटना पर कोई विचारधारा बना लेते हैं तो मुझे लगता है उचित नहीं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। अरे भाई, जीतन राम मांझी जी के विचारों से मैं अपने विचार नहीं मानता। मेरे विचार जीतन राम मांझी जी के विचारों की उलट है। वो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी हत्या को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं भाई? जीतन राम मांझी खुदा है क्या? नहीं, तो देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसी भी हत्या को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की घटना कारित की गई तो जो भी संबंधित पुलिस वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो चौथा सवाल आपने किया कि जाति देखकर हत्या की जाती है, जाति देखकर क्या कहते हैं बातें, ऐसी घटनाएं कारित की जा रही है, तो देखिए ये कोई नई जीतन राम मांझी जैसे कैबिनेट मंत्री के पद पर है वो, क्या उनको चेतावनी दी गई? मैथिली ठाकुर का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे हिम्मत हो जाती है जब कोई ब्राह्मणों पर विलाप करने के लिए आपकी टीम खड़ी हो जाती है? किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है? जीतन राम मांझी कैबिनेट सरकार में बिना सोचे समझे उन्होंने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? पुलिस की तारीफ कैसे कर दी उन्होंने? उनकी हिम्मत कैसे हुई? भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री पूरा उनका कुनबा जो है जाति के नाम पर आज तक अपने जाति के लोगों का उन्होंने समाज भला नहीं किया। पूरे परिवार को मंत्री बना रखा है, विधायक बना रखा है, सांसद बना रखा है, और ब्राह्मण जाति देख करके टिप्पणी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। उसी तरह से मैथिली ठाकुर कहती है कि वहां पर जो हुआ वो ठीक हुआ, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। एक ब्राह्मण निर्दोष बच्चा जो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा था उसको आपने पागल घोषित करार दिया। उसके बाद उसको आपने लगातार समर्पण करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद कौन सा कानून कहता है कि गोली मार दो? और जब इतना प्रेशर बना, जब पत्रकारों ने प्रेशर बनाया, मीडिया ने प्रेशर बनाया, फेसबुक के माध्यम से उसका लाइव था, तब जाकर के दबाव बना है। ये किस प्रकार की सरकार? आप लोग की कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? रत्नेश मिश्रा, आप अपने सरकार से बोलिए कि पहले अपने बयान के लिए जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण समाज को छोटा समाज मत समझिए कि कोई भी आएगा दिल दुखा करके चला जाएगा। अगर ब्राह्मण परिवार का बेटा था, हम सब उसके साथ खड़े हैं। अगर वो गलत होता तो निश्चित तौर पर नहीं खड़े होते, लेकिन वो सही था और सही के साथ अगर अन्याय हुआ है, जाति देख करके हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा, पूर्ण रूप से विरोध होगा। मैथिली ठाकुर को भी माफी मांगनी पड़ेगी और जीतन राम मांझी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देखिए मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड क्या है, किस छवि के वो व्यक्ति थे, और इस तरह की अगर उनके सरकार में कार्रवाई हुई है, ऐसे पुलिस वालों को तुरंत उसी दिन बर्खास्त करना चाहिए था बिना दबाव किए। और अभी तक उस मृत्यु जो हत्या हुई है, उत्तर ले सौरभ दुबे रत्नेश जी से उत्तर ले। रत्नेश जी, ये मैथिली ठाकुर, एक मिनट भाई, मैथिली ठाकुर राजनीति का अनुभव उनके पास कितना है? वो ज्यादा राजनीति जानती हैं।
अब अमिताभ जी मैं जवाब दे दूं। अभी भारतीय सौरभ जनता दुबे पार्टी जी को और भारतीय जनता पार्टी को नपना ठीक रखना पड़ेगा। एक ही नपने सबको नापो, ये धंध फंद करोगे महाराज तो फिर दिक्कत आएगी। रत्नेश जी अब देखिए अमिताभ जी, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि सौरभ जी और राज जी दोनों ने बड़े ब्राह्मण हितों की बात की, लेकिन ये भी आप देखिए कि जब एक युवा ब्राह्मण लड़का जिसको पार्टी ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उस ब्राह्मण लड़के को सौरभ जी ने बीच में ही टोक दिया। ऐसे ही ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे? आपने तो एक ब्राह्मण बच्चे का करियर शुरू होने से पहले खत्म करने की बात कर ली। आपको कम से कम उस ब्राह्मण लड़के की पूरी बात तो सुननी चाहिए थी। आपके बोलने के सुननी तो अधिकार चाहिए का थी। पूरा सम्मान करते हैं, पूरा संरक्षण करते हैं। आप बोलिए जी। आपने मुझे बीच में ही टोक दिया, मैं शांति से आपको सुनता रहा। एक ब्राह्मण को शांति से सुनना ही ब्राह्मण का सर्वोपरि कल्याण कर सकते हैं आप। अगर आप एक बोलते हुए ब्राह्मण को बीच में बोलकर चुप करा देंगे तो क्या खाक कल्याण करेंगे उसका? ये जो छदम ब्राह्मणवाद और ये जो छदम ब्राह्मण कल्याण की बातें आप कर रहे हैं ना सौरभ जी, इससे बाज आइए। आपका ब्राह्मणों के प्रति ऐसे रवैया ये दिख गया मुझे अभी कि किस प्रकार से आपने एक बोलते हुए ब्राह्मण बच्चे को रोक दिया, उसको बीच में टोक दिया। आपने ब्राह्मणों का ठेका रखा है क्या? जिस ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं आप, जिस ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं आप, उस ब्राह्मण को आपको बोलने देना चाहिए था। अगर मैंने ब्राह्मणों का ठेका नहीं ले रखा तो आपने भी ब्राह्मणों का ठेकेदार नहीं बनाया। नहीं है तुमको, कैसे ब्राह्मणों का ठेका ले लिया तुमने? कैसे तुमने ब्राह्मणों का ठेका ले लिया भाई? अगर ब्राह्मण परिवार का कोई लड़का मारा गया, डंके पार्टी के चोट दूंगा, जाति देख करके, ब्राह्मण देख करके, अगर सुनता आपकी, यही है आपका ब्राह्मणों का कल्याण। इसी प्रकार ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे ना। अरे आप जैसे लोगों के कारण ही ब्राह्मण हाशिए पर आए, क्योंकि एक ब्राह्मण अगर बढ़ने लगता है तो आप लोग उसके पाँव खींच देंगे, आप लोग उसके पाँव खींच देंगे। इस शो को देख रहे लोग आपके इस छदम ब्राह्मण प्रेम को देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण लड़का जब बोलना उसने शुरू किया, उसको जब मौका दिया गया तो किस प्रकार आपने बीच में फुटकर उसको टोक दिया। अब अगर अमिताभ जी मुझे समय दे दे तो जी सौरभ अभी रुक जाइए। ठीक है, बताइए रत्नेश जी। कुछ सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने आंगन में भी अनुशासन रखना चाहिए। ये अल्ल बल्ले कैसे लोग बोल रहे हैं, मांझी जैसे लोग, मैथिली ठाकुर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर क्या आपको ये नहीं मैसेज करना चाहिए था कि जिन लोगों को समझ नहीं वो चुप रहे? लोकतंत्र का एक मिनट रत्नेश जी, लोकतंत्र का ये अर्थ कतई नहीं होता कि आप किसी की भावनाओं को आहत कर देंगे। अगर मैं मान लूं कि सम्राट चौधरी की सरकार मान रही है कि हत्या है इसीलिए जांच करा रहे हैं, जो आपने कहा, तब फिर मांझी ये ऐसा वक्तव्य कैसे दे रहे और मैथिली ऐसा कैसे बोल रही? रत्नेश जी देखिए अमिताभ जी, एक ही घटना को देखने के लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के परिप्रेक्ष्य की बात करने के लिए आया हूँ और मैं उन्हीं परिप्रेक्ष्य के मुद्दों पर बात करूंगा। अन्य किसी के विचार क्या है क्या नहीं है वो पार्टी उनसे सवाल पूछेगी, पार्टी को लगेगा तो उनसे जवाब लेगी। मैथिली ठाकुर जी के विचार क्या है वो उस पर, मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण ही है। अब अगर मसला ब्राह्मण होने का नहीं है रत्नेश जी, मसला सही और गलत का है। अमिताभ जी मैंने नहीं कहा ब्राह्मण होने का विषय है, मैं सही और गलत के विषय पर आया हूं। देखिए अमिताभ जी, साथी पैनलिस्टों ने बार बार इसको ब्राह्मणों से जोड़कर खींचा। ब्राह्मणों से भी जोड़ा जा सकता है। एक कड़वी बात कह दूं, रुक जाओ अरे रुको भाई, एक कड़वी बात कह दूं, बाकी जातियां तो सूरज निकला वो भी जात से जोड़ देती है, तो इन्होंने ब्राह्मण से जोड़ दिया तो कोई गुनाह कर दिया यार। बिहार में जिसको देखो वो जात की राजनीति कर रहा है, क्या मुझे बताने की जरूरत है आपको? काछी, कोरी, कोयरी, कुर्मी, अहीर, मामन, ठाकुर, मनिया, 7,000 जातियां लेके आप लोग नहीं घूम रहे हो बिहार में? इसमें अब आपको इसमें है कि भाई इन लोगों ने ब्राह्मण की बात क्यों कर दी? मैं ब्राह्मण मारा गया ये कहने नहीं आया, मैं ये कहने आया एक ऐसा युवा जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं, जिसने पुलिस पर हमला नहीं किया, उसको गोलियों से भून दिया गया। मैं सिर्फ इतने तक सीमित हूं। वो काछी होता तो भी मैं लड़ता रत्नेश बाबू, वो इनकी सम्राट की जात का होता तो भी मैं लड़ता, लालू यादव की जात का होता तो भी लड़ता, आपकी जात का है तो भी लड़ूंगा, ये जान लीजिए।
स्क्रिप्ट दे दीजिए। मेरा पहला शो है आपके साथ जी और मुझे लगता है कि आपके सामने मैं अभी बहुत छोटा हूँ नहीं और नहीं, आपका जो अनुभव है जी देखिए, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ही स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुखद एवं गंभीर है और किसी भी नागरिक के एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की हत्या निंदनीय है और अक्षम्य है और इसीलिए हमारी सरकार ने जो जरूरी स्टेप थे वो उठाए। और जहां तक रही ब्राह्मण होने की बात, तो देखिए अमिताभ जी, मैं ये भी कहता हूँ, ये लोग तो खुल के नहीं कह पाएंगे, ब्राह्मण ही इतना सजग और इतना बोल्ड तरीके से व्यवस्था से सवाल कर सकता है और किसी में वो ताकत नहीं है व्यवस्था से सवाल करने। वो ब्राह्मण था, उसके डीएनए में था कि आप व्यवस्था से सवाल करिए और हमने कोई पहली बार व्यवस्था से सवाल नहीं किया था। हम तो अनादिकाल से व्यवस्था से सवाल करते आए हैं अमिताभ जी। हम तो इंद्र तक से सवाल कराते थे, हम तो विष्णु तक से सवाल कराते थे, हम तो ब्रह्मा तक से सवाल कराते थे, हम तो महादेव तक से सवाल कराते थे जब व्यवस्था की बात होती। ब्राह्मणों ने कोई पहली बार सवाल नहीं किया व्यवस्था के साथ। और एक सौरभ जी प्लीज, सौरभ जी प्लीज, सौरभ की बात आ जाए, रत्नेश जी की बात आ जाए, सौरभ जी प्लीज, जी सौरभ जी जी। और जो रही ब्राह्मणों की बात, तो देखिए मैं बहुत मुझे दुख हुआ कि बार बार सौरभ जी मुझे ही टोक रहे हैं। अरे भाई, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मुझे भी बोली लेने दीजिए। क्या पता कि अमिताभ जी के शो में होने के बाद मेरी भी कुछ कल्याण हो, मुझे भी पार्टी रिकॉग्नाइज करो। आप ब्राह्मण हो, सब जानते हैं, दूसरे लोग शुरू हो गए। ठीक, भाई उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर एक बार मैं राय साहब पास चल लूं। फिर रत्नेश जी कंप्लीट करिए। जी तो जिस प्रकार की ये बातें की जा रही हैं, जाति से जोड़ा जा रहा है इस तरह, देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेके दिखा रहा है, वो भले ही उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, भले उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है अमिताभ जी, लेकिन इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि क्या वो हथियार लाइसेंसी था, अगर वो हथियार उसके पास आया तो किस प्रकार आया। और अवैध रूप से हथियार रखना भी अपने आप में एक अपराध है अमिताभ जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था के अधीन रहकर ही सवाल पूछना होता है। ठीक है, व्यवस्था के ठीक है साथ रत्नेश रहकर जी, व्यवस्था के विपरीत। ठीक, अब रुकना होगा सर, आप रुकिए, मैं राय साहब पर चलूंगा। जो बात रत्नेश मिश्रा ने कही कि उसके पास वो असलहा कहाँ से आया, वैध था अवैध था, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी 100 जांचें करो क्या, और मन न भरे तो 101 करो सम्राट चौधरी। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि हम गोली मार देंगे आपको? अरे मेरी असला की जांच करो ना यार, हमने तो असला नीचे रख दिया। जब तक पुलिस पर हमला नहीं हुआ तब तक पुलिस गोली नहीं चला सकती। इस शाश्वत नियम को समझना ही होगा सम्राट चौधरी की पुलिस को। राय साहब, मेरा प्रश्न वही है। नमस्कार। मेरा प्रश्न वही है। ऐसा है ना सर जी, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ सर, ऐसा है, पहले तो ये बहुत दुखद घटना है जी। और किसी राजनेता की बात को तो आप माइंड मत करिए। राजनेता तो अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाषण देते रहते हैं, कभी सत्य बोलेंगे कभी असत्य बोलेंगे। इनको तो बिल्कुल जो है कि छोड़ देना चाहिए। इस समय देश में नेताओं की बातों को छोड़ देना चाहिए। इन पर डोंट हैव माइंड, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये अपने हित की बात करते हैं। जहां तक प्रश्न ये है, मैंने इसके गुत्थी में समझा कि जो इसके पास पिस्टल था दैट वाज लाइसेंसी और अनलाइसेंसी। अगर लाइसेंसी नहीं था इसका, देखिए उसके विचार अच्छे हो सकते हैं, विचार का वे जो होता है वो अच्छा होना चाहिए था। अगर हम किसी चीज को प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो शालीनता, अगर पढ़ा लिखा है तो शालीनता से अपनी बात को हायर लेवल तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बंदूक को ले करके लहरा करके बात करना पहले तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। अगर वो अनलाइसेंसी है तो महान अपराध हो गया कि उसके पास आया कहां से। अब जहां तक इनकाउंटर का प्रश्न है, इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इनकाउंटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है मुठभेड़ है सर, जैसा है आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है, गोली चल रही है, तो ऐसे में इनकाउंटर किया जा सकता है टू सेव हिज लाइफ, इसमें कोई नो डाउट। बट ये है कि अगर इफ ही सरेंडर, भगवान राम ने रावण से कहा था कि अगर तुम सीता को दे दो तो हम तुम्हें छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, तुम सरेंडर कर जाओ। बट ही वाज नॉट सरेंडर बिफोर लॉर्ड राम। तो ऐसी स्थिति में जहां तक महाभारत का भी देखिए सर, महाभारत में भी कृष्ण अर्जुन ने ही कहा कि सब समाप्त करो, दे दो हमें 5 गांव, वहां भी नहीं हुआ। ठीक, राय साहब एक मिनट, राय साहब एक मिनट, सौरभ रुकिए। राय साहब एक निवेदन मेरा था, मैं तो थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं,
कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी, मैं तो जीवन पढ़ा। उसके पास AK-47 नहीं बोफोर्स तोप थी क्या, चोरी की मान ली क्या, नीचे रख दी थी चाचा मेरे, नीचे रख, हम कह रहे तोप थी, नीचे रख दी थी ना। एक दिन रुको भाई राय साहब, रुक जाओ, इतना तेज ना चलो, नीचे रख दी थी ना, हमने हाथ ऊपर उठा दिया तो आप गोली मार देंगे, हमको पकड़िए और तोप की जांच करिए। और एक बात कही, आपने जो बात कही वो किताब वाली बात है, मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके उसमें निवेदन कर दूं। ये रत्नेश बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, हमको बिहार का आज से अनुभव नहीं, मैं आज से 30 साल पहले आज अखबार में था, हमको हम बिहार की नस जानते। ये सवाल कि बड़ा क्राइम है असला होना, अरे राम का नाम लो राय साहब, असला ना होना क्राइम है बिहार में, कहां के चक्कर में पड़े हो महाराज, हमें नहीं पता और पुलिस को नहीं पता, वो है क्राइम है। अरे भैया राय साहब प्रैक्टिकल बात तो करो। कहना है कि वो उस लड़के, हम देखे जो इनकाउंटर हुआ है, मर्डर किया गया है, हत्या की कोर्ट में बिल्कुल 100% है, इसमें कोई नो डाउट कर ही नहीं सकता। ही सरेंडर एंड थ्रो हिज पिस्टल बिफोर, मतलब पुलिस शरणागत आ गया था तो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका थोड़ा सा एटीट्यूड पर आप अगर एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर था, अगर उसको कोई पागल कहता है तो अगर पागल था तो भी नहीं मारना चाहिए था, पागल को मारा ही नहीं जा सकता, पागल को तो और नहीं मारा जाना चाहिए था। नहीं इंसेन पर्सन को तो हम मार ही नहीं सकते हैं, अगर वो अपने कंट्रोल में नहीं है, अगर वो फिजिकली जो है अपने मेंटेन नहीं है तो उसको तो हमें गोली मारनी ही नहीं चाहिए, तो महापाप है वो, अगर उसको हम कहते हैं कि पागल है। लेकिन ससरा हो सकता है सब कुछ, लेकिन उसका वहां पर वो जो एटीट्यूड था, जो अन्य सर हमारे वक्ता लोग बोल रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर, ठीक है ये समाज में चलता रहता है, लेकिन ये है कि हमारी जो पुलिस है, सब इंस्पेक्टर जो है चार्ज के लिए कप्तान ऑर्डर देगा, कुछ करो इनकाउंटर, अदरवाइज तुम्हें थाने से हटा दूंगा। इस पर कोई नहीं पूछता कि कप्तान कहाँ से कहता है, कप्तान किसके बल पर कहता है, अपनी नौकरी बचाता है कप्तान, तो दरोगा तो अंत में आएगा ही। अब अगर उसे नहीं थाना अध्यक्ष करनी है तो उसे इनकाउंटर करना, चाहे पकड़ के मारे चाहे करना, फिर कप्तान साहब, फिर अंत में जब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वही कप्तान साहब, DIG साहब, DG साहब उसको देखेंगे नहीं। ये तो मैं भोग चुका हूँ सर ना, आप दुनिया भर के देखे होंगे। फांसी की सजा हो जाएगी इन सब इंस्पेक्टरों की, 302 लिखा जाएगा, फांसी की सजा होगी, जज देगा। तो इनको करना ही नहीं चाहिए था, चाहे कोई मुख्यमंत्री कहे चाहे संतरी कहे, हमें नौकरी करनी नहीं, थाना अध्यक्ष रहूंगा, हम सेकंड अफसर रहूंगा, लेकिन ये पाप थोड़ा झेलूंगा। अब तो बच्चे अनाथ हो गए, जैसे वो मारा गया उसकी बीवी शादी हुई हो गई तो उसके बच्चे अनाथ हुए, अगर ये फांसी पर चढ़ाए जाएंगे इनके बच्चे अनाथ होंगे। तो आदमी को जब एक पद पर हो तो तुम्हें अपने विवेक के भी काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हमारा बात है, विवेक क्या, बिल्कुल ठीक बात हम है। उससे सहमत नहीं, बिल्कुल अग्नोत्री जी सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। तनुज दीक्षित जी, ठीक राय साहब, तनुज दीक्षित, उस पूरे घटनाक्रम में जितने भी पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे, उन सबके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? नहीं, इसमें जानकारी, अगर मुठभेड़ नहीं तब तो फिर 302 लिखो, दुनिया कहानी में क्या रखा? नहीं, मुठभेड़ है तो मुठभेड़ दिखनी चाहिए। पुलिस को गोली चलाने का अधिकार सिर्फ तभी दिया गया जब पुलिस को प्राण का संकट हो। फलाने गोली चला सकते हैं इस आशंका में आप बम नहीं फेंक दोगे ना यार, आप दरोगा हो तो। देखिए देखिए, इसमें निश्चित रूप से इस मामले में ये प्रश्न नहीं है कि भरत तिवारी अच्छा था, बुरा था, कितना बड़ा अपराधी था, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति का जीवन पुलिस की गोली से समाप्त होगा या न्यायालय के निर्णय से? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का, जब PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस हुआ, में जो निर्णय था, जजमेंट था, उसमें बेहद महत्वपूर्ण बात बोली है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी इस तरीके के एनकाउंटर्स की न्यायिक जांच होना चाहिए। और हमने देखा कि किस तरीके से SHO को, SGOP को वहां से
तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अगर इतना ही सटीक और सही ये इनकाउंटर है, ये फर्जी है, ये असली है, ये एक न्यायिक जांच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर इतना ही सटीक है तो क्यों आखिर इस तरीके की एक जांच के घेरे में, सवाल के घेरे में पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो रही है? और अगर ये एनकाउंटर फर्जी है जैसा कि हम मानते हैं, दिख रहा है, तो आप सोचिए इसमें हत्या जैसे गंभीर धाराओं में, यानी बीएनएस के सेक्शन 101 में तक मामला दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मामला दर्ज होना चाहिए, झूठे साक्ष्यों को गढ़ने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए तमाम तरीके की जो धाराएं हैं वो इस मामले में लगना चाहिए, और ताकि भविष्य में एक ये नजीर बने कि इस तरीके के फेक एनकाउंटर्स, इस तरीके के, क्योंकि देखिए अगर एनकाउंटर सच्चा है तो प्रूव करें, उसके लिए सम्मान मिले, हम मानते हैं उस बात को। लेकिन अगर आप भरत तिवारी जैसे किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, वो अपना वीडियो बनाता है, बातें रखता है, बातों में साफ दिखता है कि वो सरेंडर भी कर रहा है, और उसके बाद अगर आप खबर देते हैं कि उसका एनकाउंटर एनकाउंटर पहले आप बोलते हैं एक गोली मार सकते थे, आपने 4-4 गोलियां मारी हैं, लेट अस्पताल ले गए, खून बहा। ठीक है, निश्चित रूप से सवाल पैदा करता है। एक मतलब हम ये भी मान लें कि उसके पास बहुत बड़ा परमाणु बम था क्या, तो भी आप उसकी टांग में गोली मारते, गिर जाता, फिर तो भाग नहीं सकता था, दोनों टांगों में मार देते। आपने उसको मार दिया, मार के जीप में टांग लिया, जीप में भी आपने उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गोली मारी। यहां से पता लगता कि आपके मन में उसको बिल्कुल क्षत विक्षत करने की इच्छा थी। सवाल ये है, काउंटर एनकाउंटर तो गया चूल्हे में, प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी गई? सौरभ दुबे, ये मेंटेलिटी बताती है पुलिस की, आपने प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी? हम कह रहे आपको उसको मारना था, छाती में गोली मार दी, बात खत्म, मर गया आदमी। प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी सौरभ दुबे? देखिए अमिताभ जी, उनके पास एक कट्टा था जिसको हम सबने देखा है कि लाइव वीडियो में दिख रहा है, उन्होंने फेंक दिया था, समर्पण के टाइम कट्टा भी फेंक दिया था। मेरा प्रश्न है, सभाजीत राय साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन कट्टा बेचने वालों का इनकाउंटर कौन सी पुलिस ने किया, कब किया? ये जो भू माफिया बिहार में पलते हैं उनका कितना इनकाउंटर किया पुलिस ने? क्या कोई आंकड़ा है? क्या जो भ्रष्टाचारी और दलाल जो घूम रहे हैं, ड्रग्स माफिया बिहार के अंदर घूम रहे हैं, उसका इनकाउंटर करने का साहस और इनकाउंटर का क्या आंकड़ा है? क्या पुलिस के पास कोई जवाब है इसका? क्या दे सकती है पुलिस? एक व्यक्ति जिसको आप कभी पागल कहते थे हो, कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त बता देते हो, कभी कहते हो कि 10 राउंड गोलियां उसने चलाई, कभी कहते हो कि ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश का पालन करना पड़ा। मुझे लगता है कि यह जो 1861 का घटिया कानून बना है, उसी कानून से जिससे वीर सावरकर को भी काला पानी की सजा दे दी गई थी, वही कानून आज भी लागू होता है। पुलिस अपने विवेक से काम नहीं करती है। अगर ये सभाजीत राय ने भी स्वीकार किया कि ऊपर से आदेश आएगा तो हमको पालन करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये पुलिस विभाग में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और साथ ही साथ देखिए, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जाति समीकरण पे ही सारी घटनाएं मिलती हैं आपको। जाति समीकरण के आधार पर राजनीति में ठीक है, समय कम है। राज शर्मा जी, मेरा फिर वही सवाल, आप मान ले रहे एनकाउंटर ही करना था, इसकी हत्या करनी थी, मान लिया, तो भी प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारने की क्या जरूरत थी? जब आदमी मर गया, मरणासन्न हो गया, फिर प्राइवेट पार्ट्स में आपने अपनी पिस्टल क्यों खाली की? कोई तो जस्टिफिकेशन देगा ना। ये हिरण्येश कराई में पुलिस के द्वारा, और अभी जैसे सभाजीत राय साहब कह रहे थे, रहे होंगे पुलिस पे कि एसपी ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, लानत है फिर ऐसे अधिकारी पे। फिर दरोगा बनने के लायक नहीं हो आप, जो अपनी आत्मा को एसपी के जूते के नीचे रख के चलते हो, आपको जीने का नहीं है। और सभाजीत राय साहब, मैंने 2-3 दरोगा देखे हैं दद्दा, उनके घर गया, इलाहाबाद में डकैती बना के मार दिया, एनकाउंटर सिद्ध हो गया, बच्चों के तन में कपड़े नहीं थे, भागे भागे घूम रहे थे। ये जो जिन्होंने करा है ना, कुत्ते की मौत जिएंगे। मैं नहीं कह सकता कुत्ते की मौत मरेंगे, कुत्ते की मौत जिएंगे, याद रखना। और जो लड़का मारा गया ना, मैं समझता हूं सौरभ भाई, शायद भूतो ना भविष्य थी, हमें लेने चाहिए। और एक और बात यहां कहना चाह रहा हूं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं,
ये हमारे जिगर में माँ की कोख से लाया। लेकिन उस आज तक अमिताभ दद्दा, आप इतने महान पत्रकार हैं, आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि आप भगवान हो। उसे तो लोग भगवान कह रहे थे भाई, लड़के उसकी उम्र के कहते वो देवता रूपी इंसान था भाई, सारे लोग कह रहे थे देवता रूपी। आप अपनी सत्ता बचाने के लिए कल को राज शर्मा को मार दोगे, दुबे जी को मार दोगे। और रत्नेश भाई, कभी कभी आपस में बहस नहीं करनी चाहिए, यही बहस हमें कमजोर करती है। मैं जहां कह रहा हूं वहीं समझना, मेरे से ज्यादा झेलते नहीं हो। नहीं, और भगवान ना करे, आज आशीर्वाद देता हूं, कभी झेलो मत, बहुत बुरी हालत है। आज दुबे जी हैं, मेरी दुबे जी के विचार नहीं मिलते, लेकिन जहां मिलते हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं मिलते हैं। और राय साहब, दीक्षित जी और दद्दा, आपको तो क्या सिखाएंगे हम। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपनी आत्मा को मरने मत देना। मैं खुला बोलता हूं, किसी से नहीं डरता, जिसको अगर कल को नहीं बोलूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा। मैं बहुत खुददार व्यक्ति हूं दुबे भाई, बहुत खुददार व्यक्ति हूं। आपने मार दिया यार, बताओ। और आपने भी एक बात बोली, मान जी क्या बोलेंगे। और वो छोटी बिटिया अभी तो उन्होंने अपनी उम्र के बराबर विधायक भी नहीं लिखा है किसी कागज में। यार जीत गई, शर्म नहीं आती आदमी को कहते हुए। आत्मा मर गई विधायक एमपी की। अभी आपने दुबे जी सही कहा, मान जी, अरे पूरा खानदान बना हुआ है यार, बड़ा वीवीआईपी बना हुआ है। बोलना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, वो बोलेंगे हमारे बारे में, उनको कोई अधिकार नहीं दिया, इसलिए वो मान। ठीक है रत्नेश मिश्रा, मेरा वही प्रश्न, सारी कहानी एक तरफ मैं एक ही सिरे को पकड़ लूं तो इसका जवाब सम्राट एसपी से लेके और सम्राट चौधरी तक नहीं दे सकते। प्राइवेट पार्ट्स में गोली क्यों मारी गई, ये बताती है कि जो पुलिस वाले आए थे उनके मन में उसके लिए कितनी कटुता भरी थी। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बात बड़ी स्पष्टता कह दूं कि जब हम व्यवस्था से सवाल कर रहे होते हैं तो व्यवस्था का सबसे जो प्राइमरी पार्ट जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है वो होती है पुलिस। और अगर आप व्यवस्था से लगातार सवाल करेंगे तो पुलिस को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, पुलिस विभाग को आपसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से व्यक्तिगत खुन्नस थी भरत तिवारी से, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया, इस प्रकार का दुष्कृत्य किया जो हम अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकते। और यही कारण है कि हमारी सरकार ने उन सभी को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ अभी तनुज जी भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे, जो एफआईआर हुई है उसमें बीएनएस के सेक्शन 101 के तहत और जो आईपीसी का सेक्शन 302 था वो इंक्लूड किया गया, उसके तहत एफआईआर। और नो डाउट हमारी सरकार उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंडित करेगी और उनको सजा दिलाएगी। भरत तिवारी अगर बेगुनाह थे तो उनके परिवार को न्याय मिलेगा, और ये हमारी ही सरकार में हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हो सकता है कि किसी पीड़ित, किसी शोषित और किसी दमित के और किसी वंचित के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी और हमारी सरकार लेती है। बाकी लोग तो कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भरत तिवारी बेगुनाह थे तो अमिताभ जी उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, इसमें किसी को कोई भी शंको शुबा नहीं रखनी चाहिए। पूरा ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी भी भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़ी है, उनके हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। किसी भी दोषी पुलिसकर्मी को, अधिकारी को बख्शा नहीं जाए। ठीक बात है, लौटा दो उनका बेटा, उनको न्याय मिल जाएगा। भाई अब सब में कम है। सभाजीत राय साहब कह रहे थे कि लहजा ठीक नहीं था। राय साहब, जो आदमी दरवाजे चौखट पर माथा पटकते पटकते पागल हो जाता है तो फिर लहजा कहां से ठीक रहेगा। अभी मैंने किसी एक डीएम को कहा कि भाई एक गरीब परिवार है, इसकी जमीन नपवाओ। ठीक, 1.5 महीना हो गया, कानून को तहसीलदार फलान ढिकान एसडीएम ये वो। एक दिन मेरे मूड खराब हो गया, मैंने उनसे कहा कि भाई आप क्या जिले लाई हो क्या यार, ये मुगले आजम हो, आपको समझ में नहीं आती बात। रत्नेश जी समझ रहे ना। तो जब 40 वर्ष की पत्रकारिता के बाद मेरा सब्र का बांध टूट गया तो ये तो नौजवान है, उसके गांव में विकास की रोशनी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? फिर वो आरती उतारेगा। और आप सब लोग तो कहते हो हम सेवक हैं और जनता ही जनार्दन है।
तो जनार्दन के सीने में गोली मार दोगे? बोलो सेवक से सवाल कैसे कर दिया, जनार्दन को शूट कर दो, ये करोगे? ब्राह्मण नहीं कोई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मांझी आंझी जैसे लोग तो विचित्र लोग हैं। इन्होंने साली समझन सबको मंत्री संतरी लाल बत्ती दे दी। ये राजनीति करने का चरित्र है इनका। और भाजपा भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कर रही, वो भी कह रही कि जी कि मांझी जी महान है, वोट का चक्कर है। इनके परिवार में कोई बचा जिसको नहीं बना दिया इन्होंने? ये लोकतांत्रिक स्वरूप है पार्टी का, ध्यान दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैथिली जैसे अपने जो अनुभवहीन विधायक हैं उनको भी समझाना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दों पर मौन रहना सीखिए। ये भजन गायन नहीं है कि भजन गाया और समा बांध दी। ये राजनीति है मित्र, राजनीति है। आपका एक वक्तव्य पार्टी के गले में हड्डी की तरह अटक जाएगा। ये सिखाइए बच्चों को। सम्राट चौधरी के लिए यह परीक्षा का काल है। हम इस बात पर निगाह रखेंगे कि क्या निर्णय होता है, पुलिस वालों को क्या दंड मिलता है। उनके परिवार का की शिक्षा की दीक्षा लालू यादव के स्कूल में हुई है, ये हमको भी पता है और सबको पता है। उनको इम्तिहान देना होगा। मुख्यमंत्री हो जाना एक बात है, इम्तिहान फिर भी देना पड़ता है, ये जान लीजिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहले हो गई थी, देश की नेता बाद में हुई। सम्राट चौधरी इस घटना पर खुद तराजू पर हैं। पूरा देश देखेगा कि एक निर्दोष नौजवान को जाति के कुत्सित चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया गया। उस पर सम्राट चौधरी का क्या निर्णय आता है। हम जानते हैं कि सम्राट चौधरी को इसलिए बनाया कि उनकी जात का समीकरण ठीक है, इसीलिए वो नीतीश को भी पसंद थे, भाजपा को भी पसंद थे। सच्ची बात है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। रत्नेश भी सहमत होंगे। लेकिन मेरे भाई, केवल ऐसे जातिवाद से भाजपा नहीं चल सकती, भाजपा नहीं तरेगी, ये जान लीजिए। इसको मांझी की पार्टी के जैसा चरित्र दे देंगे तो भाजपा नहीं चल पाएगी, ये ध्यान रखिए। ये मांझी की पार्टी नहीं हो सकती, ये भारतीय जनता पार्टी ही रहे। सरकार तराजू पर है, पूरा देश देखेगा, हम भी देखेंगे, उसके माता पिता भी देखेंगे। लोकवाणी क्या कह रही है, राष्ट्रवाणी क्या कह रही है उसके गांव की? किसी ने कहा कि अपराधी था? नहीं, सब कह रहे भगवान जैसा था, देवता जैसा था, हमारे लिए संघर्ष करता था। आप 4 आदमी ढूंढ लाते जो कहते कि नहीं ये तो छिनेती करता था, डकैती डालता था। मैं बहस करने नहीं आता रत्नेश जी पे। अगर 4 वक्तव्य मुझे ऐसे वीडियो मिल जाते जिसमें होता कि इसने हमारे घर डकैती डाली, बहू बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, तो मैं बहस करने नहीं आता। अपराधी है तो मारे जाएंगे, लेकिन अपराधी होता तो पुलिस पर गोली भी चलाता मित्र। क्या अपराधी के पास असला हो तो अपराधी असला फेंकता नहीं है, ये बात दीक्षित जी को भी पता होगी, वकील साहब है। क्या वो 1-2-4 राउंड तो फायर झोंकी देता है, पुलिस में होगा, देखा जाएगा। अगर उसने हथियार जमीन पर रखा, इसका मतलब हथियार अपराधी नहीं था। और एक बात कहूं, राय साहब कह रहे थे कि लहजा ठीक रहना चाहिए। नहीं भाई साहब, राय साहब होते आजादी की लड़ाई के दौरान तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर देते, कहते इनका लहजा ठीक नहीं है। बोले ठीक है अग्निहोत्री जी, आजादी होनी चाहिए लेकिन इनका लहजा ठीक नहीं है। क्या ये नहीं कह रहे कि माननीय अंग्रेज जी हमें आजादी दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, बोले ऐसे नहीं बोल रहे। नहीं जी, कोई भीख मांग रहे हैं अगर विकास की बात कर रहे हैं क्या रत्नेश जी? ये हमारा हक है, हमारे पैसे से सरकार तनख्वाह पाती है और हमारे वोट से
मुख्यमंत्री बनता है कोई, उसके माथे पर रोली चंदन लगता है। दिमाग को संतुलन में रखिए। ये राजतंत्र नहीं है मित्र। जनता की कृपा हट जाएगी तो लालू यादव जैसे बड़े नेता को भी इतना सा होने में देर नहीं लगती। रत्नेश बाबू, आपने वो जीवन नहीं देखा होगा लालू यादव का। 90 के दशक में मैंने देखा, नारा लगता था लालू भगवान की जय। क्या नारा लगता था? तब आप नहीं पैदा हुए होंगे। लालू भगवान की जय। और भाजपाई कोई मतलब 10 किलोमीटर दूर तक खड़े होने का साहस नहीं करता था जहां लालू गुजर जाते थे। क्या सुशील मोदी और क्या दुनिया की और। ताराकांत झा से लेके और कैलाशपति मिश्रा से शुरू कर दो। उन लालू का जिनका ताप बिहार में कि सारे राजनेताओं को, जितनों को मैंने 40 साल में देखा, सबसे बड़ा ताप लालू का था। आज कहां है? 25 सीट है विधानसभा में, 25 कुल। पता है ना? लालू यादव के लिए भी कहा जाता था कि इनका भी सूर्यास्त नहीं होगा, ये भी बर्तानिया हुकूमत है, ब्रिटेन की हुकूमत। आज सूरज छोड़ो, टार्च भी नहीं जल रही, नहीं जल रही ना। लालू का सूर्य चल रहा होता तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकते थे, नहीं तो आप भी जानते हो। भाजपा को ये समझना होगा कि जनता की कृपा से आपको अवसर मिला है, उस अवसर पर न्याय कीजिए। मैं अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, सरकार किसी की हो। मेरा मन आहत है। ये सवाल पूछने में खिन्नता आ ही जाती है भाई। हम 10 बार राशन वाले की दुकान पर भी जाएं और वो टहला दे तो 11वीं बार हमारा झगड़ा उससे होना तय है। मैं कितना भी ब्लड प्रेशर की गोली खा के जाऊंगा फिर भी झगड़ा तय है, बच नहीं सकता। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो की बात कहने की आदत नहीं रही। इसका दोष इतना ही था ना बच्चे का कि सरकार, माई बाप, हुजूर, ये नहीं बोलता था। ये क्यों सुनना चाहते हैं आप जिले इलाही हैं क्या? ये क्यों सुनना चाहते हैं अधिकारी और नेता कि हुजूर, माई बाप, सरकार? क्यों? आपको नाम लेके कोई संबोधित नहीं कर सकता। देश बदल रहा है, उस बदले हुए देश के ताप को महसूस करिए। मैं आखिरी लाइन कहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, आपके न्याय की कसौटी कैसी है देश देखेगा। भरत तिवारी के मामले में ध्यान रखिएगा, देश की निगाहों के चक्रव्यूह में आप हैं सम्राट चौधरी। आपका फैसला आपके कद को बढ़ाएगा या आपके कद को छोटा कर देगा। मुख्यमंत्री होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत से लोग मुख्यमंत्री हो लिए। बिहार में ही तमाम मुख्यमंत्री हुए। रत्नेश से पूछे अगर हम अभी कि बिना मोबाइल देखे बताओ कितने मुख्यमंत्री हुए, तो नहीं, 4-5 नाम के आगे नहीं जा पाएंगे। क्या नहीं जा पाएंगे? जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री होना कोई खुदाई चीज नहीं है मित्र। याद रखें लोग आपको, वैसा काम होना चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीआर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीआर मसाला।